रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और आज हम शो का आगाज़ करेंगे खुशखबरी से। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट के मैदान से जो अभी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, जिसका खुसूसी इजलास आज होने जा रहा है और इजलास की सदारत न्यूजीलैंड के ICC के जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले वो करेंगे, जो कि सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं और उनकी ICC पर हुक्मरानी की मुद्दत 30 नवंबर को पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 1 दिसंबर को इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन जाएंगे और ICC बोर्ड का अहम तरीन इजलास चैंपियन ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम इजलास से कबल ICC के अहदेदारों से बातचीत की और उन्होंने वाज़ेह भी कर दिया है कि ICC के अहदेदारान को चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान के बाज़ मौक़िफ़ से जो आगाह किया है उसमें 2 टोक पैगाम दिया गया है और ये बताया कि पाकिस्तान अपने मौके पर वाज़ेह अंदाज में खड़ा है। मोहसिन नकवी ने ICC को पैगाम में कहा है कि हम ज़ख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। इससे कबल PCB ने भी ICC को वाज़ेह कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी में किसी दूसरे मुल्क को शरीक नहीं बनाएंगे। PCB ने यह बताया था कि अगर ICC के पास मसले का कोई काबिल कबूल हल है तो इजलास से पहले हमें आगाह करें, ताहम हम तैयार होकर आए और किसी हतमी फैसले तक पहुंच सके। ICC को 2 टोक ये कह दिया गया था कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले, लेकिन वो अपनी टीम यहाँ भेजने से इनकार करे तो ये नहीं हो सकता। तो जनाब सिचुएशन ये है कि पिच मुश्किल है, अंपायर मुखालिफ है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी डट गया है। और अगर अभी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की बात कर लें तो जनाब कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। कल हम लिटिल स्टार्स जिन्हें कह रहे थे भाई यंग ब्रिगेड हमारी छा गई, तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जिम्बाब्वे को भी वनडे सीरीज़ में दबोच लिया है। तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। बुलावाइयों में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, ताहम कौमी टीम के ओपनर्स ने मोहतात आगाज फराहम किया और दोनों ने पहली विकेट की शराकत में 58 रन की पार्टनरशिप कायम की। ताहम साइम अयूब 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब्दुल्ला शफीक 50 रन बनाकर सिकंदर रजा का शिकार बन गए। बिल्कुल, कामरान गुलाम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 304 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम जो है वो सिर्फ 204 रन ही बना सकी और 99 रन से ही मैच हार गई। कौमी बॉलर्स के सामने कप्तान क्रेग इरविन ने 51 रन के अलावा कोई भी बैटर उनका ना चल सका, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे ये मैच भी हार गई। तवक्को उनसे यही थी पाकिस्तानी टीम से कि जिम्बाब्वे से तो वो सीरीज़ जीते ही, और अब पिछली कुछ सीरीज़ का जिक्र करें तो 4 सीरीज़ में से सिर्फ 1 सीरीज़ हारी है पाकिस्तानी टीम। इससे पहले इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीती थी, वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से जीती, T20 हार गई, लेकिन अब जिम्बाब्वे से मैचेस जीती। थोड़ा सा तसलसल हमें दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी टीम में और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, उनकी रद्दोबदल से कुछ फ़र्क आना शुरू हुआ है। हम आज डिटेल में बात भी करेंगे प्रॉपर्ली कि भाई तब्दीलियों से क्या क्या फ़ायदा हुआ। डेली हम सियासत पर बात करते हैं, आज बड़ी खबर में ज़रा इकॉनमी पे बात करते हैं। तो जनाब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो रही है और स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की बड़ी नफसियाती सतह को पूर कर गया था। ये ब्रेकिंग हमने आपको एक्सप्रेसो में ही दी और एक वक्त में इंडेक्स 1,08,100 पॉइंट्स की हद को भी छू गया, जबकि उसके बाद फिर 1,82 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 25 मार्च 2020 को इंडेक्स 27,000 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा था और फिर उतार चढ़ाव देखने में आया और 19 अक्टूबर को 100 इंडेक्स ने 2023 पॉइंट्स की बड़ी नफसियाती हद जो है वो पूर की और फिर सिर्फ 1 साल 1 माह और 10 दिन में इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने की तारीख रकम कर दी और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है और मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। मेरा या वज़ीर ख़जाना का या प्राइम मिनिस्टर का कमाल नहीं है, ये एक यकीनन इट्स अ टीम एफर्ट। Day before yesterday, what was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history.
जनाब 19 अक्टूबर की बात करें तो 2023 को जो 100 इंडेक्स था वो 50,000 पॉइंट्स की बड़ी नफसियाती सतह अबूर की थी उसने। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे गेस्ट हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कैसे देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, 1 लाख क्रॉस कर गई है, बड़ी खबर की तरह हमें दिखाया भी जा रहा है और वाकई बड़ी खबर भी है, क्योंकि ऐसा जो कारोबार है वो पहले देखा नहीं गया था स्टॉक एक्सचेंज में। एक बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा देखने में आया है। देखिए 1 लाख की हद अबूर करना वो एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क जरूर है कि एक नफ्सियाती हद उसने क्रॉस की है और जो पहले हजारों में होता था वो अब लाख में चला गया है और बड़ा फास्ट ग्रोथ भी हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं। आपने अक्टूबर के से उसको कंपेयर किया, वो बिल्कुल एक वादे तौर पे कि फास्ट ग्रोथ आई है। लेकिन इसमें दो चीजें हमें बहरहाल उनको मद्देनजर रखना होगा। एक चीज ये कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो फ्यूचर का एक रिफ्लेक्शन होता है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि प्राइसेस उस वक्त बढ़ती हैं शेयर्स की जब एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले दौर में कैपिटल गेन मजीद होगा या कंपनीज के डिविडेंड मिलेंगे, मतलब ये कि कंपनीज को प्रॉफिट्स होगा और इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, तो वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को प्रेडिक्ट कर रहा होता है, एक बैरोमीटर जिसको कहते हैं। उसकी एक वजह ये है। दूसरी जिसमें जो एक बहुत बुनियादी सवाल है पब्लिक की तरफ से भी, पॉलिसी मेकर की तरफ से भी, इवन अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी, कि ये फ्यूचर इंडिकेटर तो है, ठीक है, लेकिन ये कब ट्रांसफॉर्म होगा पब्लिक लाइफ में, कब हम कहेंगे कि फिर इसका असर जीडीपी पे भी आना चाहिए, इसका असर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी आना चाहिए, प्रोडक्शन की ग्रोथ होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो कब तक ट्रांसफॉर्म होगा। फ्यूचर इंडिकेटर तो है कि फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं इसलिए इंडेक्स बढ़ा है, तो वो कब ट्रांसफॉर्म होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट इकोनॉमीज होती हैं दुनिया की, तो ये बहुत जल्द उसका इफेक्ट आ जाता है पब्लिक लाइफ पे भी। अदरवाइज अगर स्लो ग्रोथ होती है या कोई लिंकेज नहीं होता तो फिर उसमें टाइम लगता है। वो देखना होगा कि पब्लिक लाइफ में कब तक उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि पब्लिक को क्या फायदा है, आम आदमी को क्या फायदा है, तो ये प्रेडिक्शन होती है कि आम आदमी को फायदा नजर आ रहा है इसलिए ग्रोथ हुई है। वो कब होगा ट्रांसफॉर्म, ये क्वेश्चन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी बेयकीनी की सूरत थी उसमें ये जो नफ्सियाती हद अबूर करना है, इसको देखकर तो यही लगता बताया कि सरमायाकारों का एतमाद तो बहाल हुआ है। और आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से ये संगे मील हमने अबूर कर लिया है? क्या जो हुकूमत ने तल्ख कुछ मुआशी फैसले किए वो इसकी वजह है? देखिए इसमें यकीनन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन जो गुज़िश्ता 1-2 माह में जो फैसले हुए मैं समझ रहा हूँ उनका रिफ्लेक्ट बिल्कुल आया है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, या जो रूलिंग पार्टीज हैं, या जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, उनको ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। उनको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को, उनको ये फिगर्स इंटरप्रेट नहीं करने चाहिए। उनको चाहिए वो अपनी पॉलिसी बताएं, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी पैरामीटर्स बताएं। वो इन आदाद शुमार को डिस्कस करना उनका काम नहीं है और इसका क्रेडिट किसी एक को जाता भी नहीं है यकीनन। दो तीन इम्पैक्ट जिन चीजों का मैं समझता हूँ आया है उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से ना जोड़ें। उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ हमारे इस तरह के डिसीजन लिए गए थे, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, अनएक्सपेक्टेड हुआ था वो भी, कि मार्केट में जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि 2% इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, वो 2.5% डिक्लाइन किया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसमें डिक्लाइन आया था, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आना था। SIFC के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब इनिशिएट होना शुरू हो गए हैं। MOU तक बात नहीं रही, उसमें मिनरल रिसोर्सेज पर तो बात हो ही रही थी, मिनरल रिसोर्सेज की तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब एग्रीकल्चर फार्मिंग पे बहुत तेजी से काम शुरू किया। राइट डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो इंडिकेटर्स हैं आमतौर पर ये ट्रांसलेट तो बहुत तेजी से नहीं होते हैं, लेकिन किस कदर महंगाई में कमी आएगी? क्योंकि शरह सूद में आपने बताया कि पहले भी जो कमी आई है वो अचानक थी और अनएक्सपेक्टेड थी। इस वक्त आप देख रहे हैं शरह सूद में कोई कमी आने वाली है? शरह सूद में खुद स्टेट बैंक ने इंडिकेट किया है कि अगली पॉलिसी जो ड्यू है दिसंबर के एंड पे, उसमें फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें फर्दर डिक्लाइन आएगा, क्योंकि
जो इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस हैं वो जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं उससे ज्यादा तेजी से वो डिक्लाइन हो रहे हैं। इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो फॉलो इसको कर रही होती है, उसी के लिए बढ़ रही होती है वो, तो उसके हिसाब से लग ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट मजीद डिक्लाइन होगा। दूसरा भी स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जो फिलहाल जिसको होल्ड कर लिया गया है कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो थी जिन बैंक्स की वो 50% से कम होगी, यानी एडवांस कम दे रहे हैं जिससे उनके पास डिपॉजिट है, तो उन पर टैक्स लगा दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। उसका नतीजा ये हुआ था कि फिर बैंक की एफर्ट बढ़ गई थी कि या तो वो जो उनके पास 5 बिलियन रुपीज से ज्यादा के डिपॉजिट हैं उन पर वो 5% के हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम एंड ऑफ मंथ जो बैलेंस होगा हम डिडक्शन करेंगे, चार्जेस लेंगे। उसका एक नेचुरल आउटकम ये होना था, कॉन्सिक्वेंस, कि या तो बैंक लैंडिंग अपनी, कहते हैं ना इंडस्ट्री को लैंडिंग नहीं हो रही, इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो फिर बैंक को एफर्ट करनी पड़ती है कि लैंडिंग हो, इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया है, लैंडिंग भी होनी चाहिए, वो पैसा यूज होना चाहिए। और अगर बैंक से लैंडिंग नहीं हो रही, बैंक से डिपॉजिट कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर उन पे चार्जेस लगेंगे या डिपॉजिट लोग, वो कारपोरेट सेक्टर के बेसिकली 1 बिलियन या 5 बिलियन से ज्यादा होते हैं, अगर वो डिपॉजिट निकलवाते बैंक से, कारपोरेट निकालती, तो कारपोरेट भी उसको इन्वेस्ट करती ना कहीं। कारपोरेट कैश तो ना रखती, बैंक से निकलवाने का मतलब है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती, कोई नए बिजनेस प्लान सामने आते, तो ये सब इंडिकेटर है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि मस्जिद जो है वो दुरुस्त संप में गामज़न है, ये और ये टीम वर्क का नतीजा है सब कुछ। और आपने भी कहा कि SAFC का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और MOU से बात आगे बढ़ गई है। हमने देखा सऊदी अरब से दौरे हुए, फिर उसके बाद बेलारूस के जो सदर हैं उनका दौरा था। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो किए जाएँ तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है? देखिए, इस वक्त जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं और एक पेज पर है बहरहाल गवर्नमेंट भी और हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी, आर्म फोर्सेस भी, इकोनॉमी के मामले में अब सब लोग सीरियस हैं, लेकिन इसमें जो स्टेप लेने चाहिए उसमें 2-3 फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। एक तो ये कि बहुत पाकिस्तान को वॉर फुटिंग बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें स्कोप नहीं कर रहा। जो इंडस्ट्री की जो शिकायत है वो 2 तरह की शिकायत हैं, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इवन डोमेस्टिक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्कोप नहीं कर रहा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड कंस्ट्रक्शन हैं, और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल अभी भी हैं, जो हम जिसको ट्रांसफॉर्म करके शार्ट लफ्जों में कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी है। कोई मतलब है उस पर, मैं समझता हूँ कोई इस पे काम नहीं हो रहा। जैसे अगर शिपमेंट डिले होती है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अननेसेसरी चक्कर लगा रहा है, SBR में ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेटिक, उसको हमें एफिशिएंट बनाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करनी होगी। कहीं बिजनेस में, कारपोरेट में या बिजनेस की रजिस्ट्रेशन में, इन चीजों में किसी भी जगह कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो स्टेप लेना होगा। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बता रहे हैं शरह सूद में कमी भी आने वाली है, लेकिन अगर ये तमाम इकदाम चलें, इस पर 50% भी अमल दरामद हो जाता है, तो 50% तो कुछ कमी आनी चाहिए आम आदमी की जिंदगी में भी। ये कमी आम आदमी की जिंदगी में आते आते कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसमें सारे इंटीग्रेटेड चीज होती है ना, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो पर बैंक की तवज्जो दी गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का जितनी तेजी से खत्म करेंगे, जितनी तेजी से स्टेप लेंगे, उतनी ही तेजी से ये ट्रांसफॉर्म होंगे और आम आदमी की जिंदगी में विद इन द ईयर, नेक्स्ट बजट से पहले एक चेंज नजर आनी चाहिए। वो चेंज नजर, एक और देखें जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हुकूमत के लेवल पे तवज्जो की जरूरत है, वो ये कि हम फेडरल गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी की, या SBR की जो हम बात करते हैं, जो IMF को भी शिकायत रही है वो ये कि एक अननेसेसरी, क्योंकि प्रोविंसेस में मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत है प्रोविंसेस में, तो प्रोविंसेस के दरमियान एक कंपटीशन हो गया है। हम इकोनॉमिक डिसीजंस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम प्रोविंसेस में क्या हो रहा है, एक वार शुरू हुई है कि एक प्रोविंस जो है वो एक फैसिलिटी देता है लोगों को, दूसरा जो है वो दूसरी फैसिलिटी अनाउंस करता है, तो उससे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगी, हम कहाँ से वो खर्चे करेंगे। इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं उनको हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्रोविंसेस में डिफरेंट गवर्नमेंट होने की वजह से एक ये कंपटीशन शुरू हो गया है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहरहाल वो बेनिफिशियल नहीं है।
वो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है उस तरह। सही है। और डॉक्टर साहब दूसरी जानब टैक्सेस का निज़ाम बेहतर करने की बड़ी बात होती रही है और टैक्सेस कलेक्शन जो है उसकी बड़ी बात हो रही है और एग्रीकल्चर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगले साल से टैक्स जो है वो लगा दिया जाएगा। तो जब तक ये निज़ाम बेहतर नहीं होता तब तक तो सूरत हाल वैसे मज़ीद बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस पर कब तक चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये यकीनन आपने सही पॉइंट है, और इसकी तरफ आईएमएफ ने अब तो बहुत सख्ती से कहा है इस बात को। उनका बहुत हार्ड स्टेप आया है कि प्रोविंसेस के पास जो शोबे हैं, बेसिकली प्रोविंसेस को जो फेडरल से फंड ट्रांसफर किए जाते हैं वो देखने में यह है कि वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे, और फिर प्रोविंसेस जो हैं उसको अननेसेसरी उन फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, या सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज दे रहे हैं। वो कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बेसिस पर वो प्रोजेक्ट्स नहीं है। दूसरा ये कि वो अपने रेवेन्यू जहां से कलेक्ट करने चाहेंगे, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, वहां वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे और उसमें अननेसेसरी मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन देकर उसको डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट बजट की बात नहीं, आईएमएफ ने कहा 1 जनवरी से एग्रीमेंट हुआ था कि 1 जनवरी से वो कलेक्ट करने हैं उनको एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए एग्रीकल्चर टैक्स कहते हुए, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर टैक्स कहते हैं तो आम लोगों को ये तासुर आता है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, जो फूड आइटम है, उन पे टैक्स लग रहा है। उन पे बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लग रहा। जो इनकम होगी, यानी कि जो उन्होंने रेवेन्यू है, इन चीजों के बाद कॉस्ट निकालने के बाद, उनके खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे बड़े फार्म हाउस के, बिल्कुल उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर टैक्स नहीं लग रहा, तो इनकम पे टैक्स है जो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सूदमंद आपकी गुफ्तगू, और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला है, जिसमें आपकी ये बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ बिजनेस जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली, तब तक आम शहरी तक ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। जो महंगाई में कमी आ रही है, ये सिर्फ इशारे हैं और नफसियाती हदें हैं जो अबूर हो रही हैं, और अगर इनका जिक्र करते रहे तो आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी आपको तभी बेहतर लीडर मानेगा जब आप वाकई ये सारे फ़ायदे उन तक पहुंचा सकें। जी हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले जी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, शामिल करते हैं। ओमान के शहर मस्कत में इन दिनों जूनियर एशिया हॉकी कप खेला जा रहा है, जो 2025 के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी है। कौमी खेल हॉकी जो है वो जवाल की आखिरी हदों को छू रहा है, ये हम सबको पता है। इस वक्त ये जूनियर हॉकी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि ये टीम आगे चलकर पाकिस्तान को जो हॉकी की तारीखियां हैं उनसे निकाल ले। जूनियर हॉकी टीम ने अब तक खेले गए दोनों मैचेस में कामयाबी पाई है, और पहले चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से हराया, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 6 गोल से फतह समेटी, और बांग्लादेश की टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ की जूनियर वर्ल्ड कप पर खास नजर है जी, और एक्सप्रेसों की भी टीम की हर अपडेट सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज़ के जो मोहम्मद यूसुफ अंजुम हैं, वो इस वक्त मस्कत में मौजूद हैं। इस वक्त उनके पास ही चलते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल, ये बताइएगा यूसुफ साहब, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, टीम की क्या सिचुएशन है? जी अस्सलाम वालेकुम हिना और अमीर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं यहाँ मस्कत में, यहाँ पर जूनियर एशिया कप खेला जा रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही 2 टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, कप्तान हनान और उसके साथ सुफियान खान, जिनको हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से मदनी स्टार का अवार्ड भी मिला है। तो हनान, कैसे देखते हैं कि ये जो सफ़र शुरू हुआ जूनियर हॉकी टीम का वर्ल्ड कप आप खेलना दिसंबर में इंडिया में जाकर अगले साल, तो उसकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? यहाँ पर जो मुकाबले अब तक 2 आप लोगों ने खेले हैं, उससे परफॉर्मेंस से कितना मतलब है? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इन दी स्टार्ट हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिला है 2 विक्ट्रीज के साथ। पहला हमने चाइना से मैच जीता, आज बांग्लादेश से भी मैच जीता हमने कल, तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट है और वी आर वेरी क्लोज टू क्वालिफाई फॉर द जूनियर वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट मैच जो हमसे विन करेंगे और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। दैन उसके बाद हम डे बाय डे अपने नेक्स्ट मैचेस पे ही फोकस करेंगे। मैं समझता हूँ लड़के बहुत अच्छे एक शेप के अंदर हैं, लाइक उनको कुछ प्लेयर्स के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको बुला के बिल्कुल एक अपनी जो नेचुरल हॉकी है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हाँ, खिलाड़ी के तौर पे तो हम आपकी सलाहियतों की सारी दुनिया जानती है आपकी, और कप्तान भी कुछ असर इसका पड़ता है कि खिलाड़ी जब सारे तो करते हैं, कप्तान भी अच्छा खेले हर मैच में। जी, एक्सपेक्टेशंस बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की और बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि मैं यही सोचता हूँ कि एज अ टीम जितना भी फायदा दे सकता हूँ, एज अ टीम मेंबर जितना भी अपने टीम के लिए फायदा कर सकता हूँ वो करूँ, ना कि मैं कोई इंडिविजुअल, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट्स है, टीम ही जीतती है और टीम ही हारती है। तो जितना कंबाइन करके मैं लड़कों को रख सकता हूँ अपनी कोशिश करता हूँ रखूँ।
सुफियान, आप अवार्ड जीतने के बाद पहला आपका ये टूर्नामेंट है, तो कैसे देखते हैं अब तक की परफॉर्मेंस को और ज़ाती तौर पर क्या आपने हदफ मुकर्रर की इस दफ़ा? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो एक्सपेक्टेशन थी मतलब आवाम की बहुत थी, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता कि और भी बढ़ गई है, क्योंकि एक इमर्जिंग होने के नाते लोग तवक्कुआत ज़्यादा करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जितने लोगों की तवक्को है तो उसके ऊपर हम जाएंगे, और जो सा है हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छे करेंगे अपने दिन के लिए। अवार्ड जीतने से कितना मोरल बूस्ट हुआ आपका? मोराल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बूस्ट हुआ है, और ये है कि इंशाल्लाह अब हमारा एम जो था वही है, इंशाल्लाह और बढ़ गया है कि अब जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई है, इंशाल्लाह करेंगे और भी अच्छा। हनान, आप कैसे देखते हैं? एक सुफियान और दो आप टैलेंटेड पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, बोझ भी आप पर है, प्रेशर भी आप पर है कि लोग चाहते हैं कि दोनों परफॉर्म करें, हर मैच में गोल करें। जिस तरह बंगलादेश के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक की, आपने उससे पहले ओमान के खिलाफ गोल किया, तो ओवरऑल क्या देखते हैं कि अब हॉकी जो है कितनी उसकी जो पेस है वो तेज़ हो गई है, और पाकिस्तान को कम्पीट करने के लिए, दुनिया का सामना करने के लिए क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जूनियर टीम ही पाकिस्तान का फ्यूचर है? जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने बात की मेरे और सुफियान पर जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली एज अ सीनियर हम दोनों पाकिस्तान सीनियर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जूनियर टीम को हम दोनों लीड कर रहे हैं, मेरा वाइस कैप्टन है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह माशाल्लाह सुफियान हर मैच में स्कोर कर रहा है, अगर हम इसको इसी तरह कैरी में रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और जहाँ तक आपने बात की फैसिलिटीज़ की, तो हमें वाकई फैसिलिटीज़ की कमी है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी इन फ्यूचर फॉर द बेटर रिजल्ट इन द जूनियर वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह ताला हम पहले क्वालिफाई करें। इसके अंदर ये है कि मैं हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो बन जाना चाहिए पूरे साल का, जब तक हम जूनियर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम, हमारी जो मुलाकात करवा रहे थे कैप्टन हन्नान शाहिद से और नाइब जो कैप्टन है सुफियान खान उनसे। और मोराल जनाब बुलंद है, मस्कत में माहौल बना हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा है अपनी टीम के साथ कि ये जीत कर ही आएंगे वापस इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम एक्सप्रेसो में जाएंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपकी मुलाकात करवाएंगे डेरा इस्माइल खान के ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर से जो फोटोग्राफी की में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। और असमार हुसैन बलोच की बात करें, जदीद कैमरे बनाने वाली जो मारूफ कंपनी है सोनी ने 3 बरस से लैंडस्केप फोटोग्राफी में पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में ब्रांड एम्बेसडर तैनात उन्हें कर रखा है। लेकिन यहाँ हम उनके एक इंसानियत दोस्त खूबसूरत अमल का जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि 2022 में आपको याद होगा कि DI खान को बड़ी तबाही का सामना रहा और कई घर उसमें डूब गए थे, फसलें तबाह हो गई थी। असमार हुसैन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी तस्वीर फरोख्त कर दी थी और उनकी आमदन से 20 बेवाओं को घर बना कर दिए थे। असमार को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनकी तस्वीर आलमी मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक में उन्होंने अपनी वेबसाइट के फ्रंट पर लगा रखी थी। और असमार पाकिस्तान के कोने कोने में सफ़र करते हैं, ज़्यादातर ट्रैवलिंग फ़ोटोग्राफी और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करते हैं। असमार की तस्वीर को पाकिस्तानी कल्चर और टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए जर्मनी, बेलारूस, मैक्सिको और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 15 से ज़ायद ममालिक में उनकी तस्वीर को नुमाइश के लिए पेश भी किया जा चुका है, जहाँ उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी हाँ, गुज़िश्ता बरस सकर्दू के डेजर्ट में ख़ज़ा के मौसम में बनाई गई उनकी तस्वीर दुनिया भर में 1 लाख से ज़ायद तस्वीर में पहली 5 बेहतरीन तस्वीर में शामिल हुई, जिस पर उन्हें साल के बेहतरीन फोटोग्राफर का अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें बेस्ट माउंटेन फोटोग्राफर, सूबाई बेहतरीन लैंडस्केप फोटोग्राफर, नेशनल अवार्ड, पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बेहतरीन फोटोग्राफर के अवार्ड शामिल हैं। रूस में होने वाले 35 अवार्ड विनर में उनकी 4 तस्वीर 2023 में उनको अवार्ड्स मिले। मजीद जो है बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं आलमी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर असमार हुसैन बलोच, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असमार, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। असमार, सबसे पहले तो ये बताएं कि जितना कुछ हमने पढ़ लिया है आपके बारे में और जितना कुछ अपनी ऑडियंस को बता दिया है, फोटोग्राफी में आलमी सतह पर इतनी पहचान आपने बनाई है, कितनी मेहनत लगी इस सब के पीछे और कब से कर रहे हैं फोटोग्राफी आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू द मॉर्निंग शो। और एक्चुअली ये जर्नी 2008 से शुरू हुआ और इट हैज़ बीन 16 ईयर्स, 16 साल हो गए इस जर्नी को। और 16 साल में सारी जितनी भी अल्लाह ने ये कामयाबियाँ दी हैं, ये बेसिकली मेरी नहीं है, मेरे कंट्री के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे इलाके के लिए और पाकिस्तान के टूरिज़म की सारी अचीवमेंट्स हैं। 16 ईयर्स हो गए हैं जी मुझे ये करते हुए।
बिल्कुल। और ये बताइएगा अस्मार, ये खूबसूरत आय रखना हर फोटोग्राफर का काम नहीं है, और हम देखते हैं कि बहुत से फोटोग्राफर अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक तक चले जाना और फिर फ्रंट पेज पर उनकी आपकी तस्वीर, उनकी आविज़ा होना, ये काफ़ी ज़बरदस्त काम है। ये बताइएगा, ये जो बेवा ख़वातीन के लिए आपने घर बनाए हैं, इसकी बैक स्टोरी क्या है? अच्छा, 2022 में जो सैलाब आया था उसमें असल में बहुत सारे जो टीवी और मीडिया पे जो बात आई थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की आई थी कि पीके और पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे सैलाब आया, बट डीएस खान साउदर्न साइड पे है तो वहाँ पे किसी को आइडिया नहीं था। और बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 80% ऑफ द एरिया वाज फ्लडेड। तो हम डी खान की यूथ ने मेरे साथ वो किया, एक ग्रुप बनाया हमने डी खान के साथ यूथ ने मिलके, तो हमने 2022 से 2023 तक जितना भी रिलीफ का काम था वो किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। अच्छा। तो जो बेवाएं एक साल से वेट कर रही थी कि हमें रिलीफ मिलेगा, उनको रिलीफ नहीं मिला, तो हमने सोचा, मेरे साथ कामरान भाई थे, उनकी तस्वीर थी, नूरीना शम्स थी, डॉक्टर हादिया थी, हमने मिल के, और डी खान की सारी यूथ, तो हम 2 फोटोग्राफर्स ने ये सोचा कि हम अपनी तस्वीर को सेल करते हैं। इस्लामाबाद की गैलरी 6 में हमने एग्जीबिशन की, तस्वीर को सेल करके जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम बेवाओं के घर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल 20 बेवाओं के घर बनाए, और इस साल दोबारा हमारे साथ डॉक्टर हादिया हैं और 1-2 और दोस्त हैं जिनके साथ मिलके इस साल भी हम 20 घर बना रहे हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ज़बरदस्त, और बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और जिस तरीके से आपने ये इनिशिएटिव लिया ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके लिए भी उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही काम जो है वो करते रहें। तो अस्मार, आपने पाकिस्तान की जो खूबसूरती है आलमी सतह पर दिखाई, हर जगह आपने पाकिस्तान की जो खूबसूरती है मैं कहूँगी इसे रिप्रेजेंट किया, कैसा रिस्पॉन्स मिला इंटरनेशनल लेवल पे आपको? जब मैंने इनिशियली 2011 में हुंजा में विज़िट किया तो वहाँ पे कोरियन एक फ़ोटोग्राफर थी, वो मुझे मिली, तो ऑटम के दिन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते नॉर्दर्न एरियाज़, डोमेस्टिक टूरिज़्म नहीं है यहाँ पे, हमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटी नज़र आई है, क्यों इतना टूरिज़्म की प्रमोशन नहीं है? तो मैंने उसे कहा कि हम कुछ ही फ़ोटोग्राफर्स थे वहाँ पे। तो 2011 में हमने वो जो फोटोग्राफी स्टार्ट की, जितने फोटोग्राफर्स हैं हमारे साथ पाकिस्तान के, आहिस्ता आहिस्ता मिल के हमने प्रमोशन स्टार्ट की। तो आप यकीन करें 2018 में पाकिस्तान वाज अमंग टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, मतलब 8 साल की जर्नी के बाद, प्रमोशन के बाद, जो वर्ल्ड की जो टॉप बैकपैकर सोसाइटी है उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 किया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अमेजिंग लैंडस्केप है, अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बट फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, व्लॉगर, इन लोगों का सारा क्रेडिट है कि ये दुनिया को दिखाएंगे तो ही पाकिस्तान में लोग आएंगे। बिल्कुल। और अस्मार, ये बताइएगा, आप तो बहुत आगे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आपकी काबिलियत का एतराफ़ भी किया जा चुका है, लेकिन जो लोग आपकी इस रविश पर चल रहे हैं, आप ही के पाथ पर चल रहे हैं, उनको क्या तजवीज़ देंगे? क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और इसको एक्सप्लोर होना भी बाकी है। आप जैसे मज़ीद अफराद होंगे तो ये लोगों तक पहुंच सकेगी। ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स, अभी सोनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो हम सोनी के साथ मिल के फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जो मेरे टाइम पे जो हमें एजुकेशन नहीं मिली, जो हमें गाइडेंस नहीं मिली कैमरा के रिलेटेड, कौन सा गियर परचेज करना है, कौन सा कैमरा, किन डेस्टिनेशंस को चूज़ करना है और कब जाना है, कब फोटोग्राफी करनी है, तो अभी हम मिल के सोनी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में यूथ को पूरे पाकिस्तान में एक तो एजुकेट कर रहे हैं। सेकेंडली जो यूथ है उनको मैं कहूँगा कि पेशेंस के साथ काम लें। हमारे पाकिस्तान में लैंडस्केप को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता इन टर्म ऑफ बिजनेस इनकम या उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के हिसाब से, बट अगर आप पाकिस्तान के जितने भी न्यू डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करें, तो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जब कोई भी बंदा, इस साल भी मैं एक नई जगह एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो बहुत सारे लोग पुरानी जगहों को छोड़ के नई जगहों पे जाना चाहते हैं। तो हमारी यूथ, जितने भी एरिया की यूथ है, फॉर एग्जांपल अगर सवात की है, बलूचिस्तान की है, जहाँ की भी यूथ है, वो अपने एरिया को साल के 12 महीने देखते हैं, तो उसको अपने मोबाइल से ही कैप्चर करें, क्योंकि मैंने भी अपना जर्नी मोबाइल से स्टार्ट किया था बैक इन 2008। तो वो पोस्ट करते रहे अपने सोशल मीडिया पे, लोगों को दिखाते रहे, वन डे इंशाल्लाह वो डेस्टिनेशन भी एक अपने लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद होगी, पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा अस्मार, बताएं कि आज तक बेशुमार तस्वीर आप बना चुके होंगे, सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है? मतलब ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, यही है कि एक फादर से कहा जाए कि वो अपने बच्चों में से किसी को चूज़ करे, क्योंकि बहुत दिल के करीब होते हैं आपके अपने जो इस तरह के आर्ट पीसेस। तो मुझे ये बताएं कि जिस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिला हो, या फेवरेट डेस्टिनेशन जिसे कह लें, वो कौन सी है?
देखिए, एक तो मेरी अभी रिसेंटली एक पिक्चर थी कटपना डेजर्ट की, जिसे बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उसमें मैं एक्चुअली 6 ईयर्स हो गए मुझे, 6 सालों से मैं कटपना डेजर्ट स्कर्दू जा रहा हूँ। उसकी जो मॉर्निंग फॉग है या उसकी जो ड्यून्स पे जो फर्स्ट लाइट पड़ती है उसको कैप्चर करने जा रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर थी ये मेरे बड़े दिल के करीब है। उसके अलावा जो मुझे जो पर्सनल फेवरेट अपनी एक पिक्चर लगती है वो जो सैलाब के दिनों में मैंने एक बच्चे की पिक्चर बनाई है, जो बच्चा रो रहा था और उसकी साइकिल टूट गई थी सैलाब के दिनों में, और उसने अपने अब्बू से कहा कि मुझे ये साइकिल कौन जोड़ के देगा। आप लोग अपने घरों की बात करें, मेरे साइकिल की कौन बात कर रहा है। तो वो जो पिक्चर मैंने बनाई थी उस पर मैंने उस इलाके को सोशल मीडिया पे लगाई, ये साथ स्टोरी लगाई। तो उस इलाके के 50 बच्चों को लोगों ने टायर्स डोनेट किए, साइकिलें डोनेट की। तो उस पिक्चर की वजह से सबका एडवांटेज, तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। क्या बात है असमार, बहुत खूब और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ये कि हम एक आगाही मुहिम भी चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से चल रही है, और शॉपिंग बैग्स के खिलाफ है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि गहना दिया है इसने सारे के सारा जो हमारा खूबसूरत एरिया है उसको, और सारा लैंडस्केप जो है इस वक्त इन शॉपिंग बैग्स की वजह से, और ना सिर्फ शॉपिंग बैग्स की वजह से बल्कि जो तामीरात वहाँ पर जा रही हैं, कंक्रीट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। आप दीगर ममालिक से भी होकर आए हैं, आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, यहाँ हम कंक्रीट के जो है बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर रहे हैं और उनके पीछे हमें अपने जो कुदरती पहाड़ नज़र नहीं आते। इसके लिए आपने क्या कुछ देखा है और क्या समझते हैं क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, मैंने तो अपने नार्दर्न एरियाज़ को उस टाइम भी देखा है जब वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थी, 2008-2009 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं अभी दोबारा जाता हूँ तो उस एरिया में अब लिटरली कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे जो मोस्ट, जिसका नारान हो गया, ये एक मेरा फेवरेट एरिया था जहाँ पे मैं एक मंथ में 13 टाइम्स भी गया हूँ, झील सैफ मलूक। तो अभी इतना पॉपुलेटेड हो गया है, इतना कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया कि मेरा अपना जाने का दिल नहीं करता, तो बाकी हम टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी एक तो गवर्नमेंट हमारी जितनी भी स्टेप्स ले रही है, हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी वहाँ पे ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत कंस्ट्रक्शन होगी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बैन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो प्लास्टिक की आप बात करते हैं, हम खुद भी रश लेक हो गया, बाकी लेक्स होगी, वहाँ पे जाके मैंने खुद भी ये क्लीननेस कैंपेन चलाई है। जो ट्रैश बिन्स का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारी तरफ नहीं है। अगर ट्रैश बिन वो लगाई जाती हैं तो लोग उसमें ट्रैश डालते ही नहीं है। हुंजा में, नगर में और स्कर्दू के कुछ इलाकों में ये होता है कि जब टूरिस्ट चले जाते हैं तो स्कूल के बच्चे खुद निकलते हैं और उस इलाके को साफ करते हैं कि टूरिस्ट चले गए। अभी कितनी अफसोस की बात है कि अगर जो टूरिस्ट जो सामान लेके आ रहा होगा वो वापस ले जाए तो इन बच्चों को ये करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया असमार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़बरदस्त कॉज की फोटोग्राफी कर रहे हैं और अभी तक आपने फोटोग्राफी में तो आलमी सतह पर नाम कमाया है, और ये जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना आवाम के लिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उस कॉज के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। इसके साथ ही हम एक्सप्रेसो में जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे सफ़र है शर्त के नए सिलसिले की। तो जनाब, आखिरकार एक्सप्रेसो टीम बाइसिकल पर सफ़र करते हुए गिलगित पहुंच गई है। बहुत अहम संगे मील अबूर किया है। यह अहम संगे मील एक्सप्रेसो शो के लिए एक यादगार तरीन संगे मील है। जी हाँ, एक्सप्रेसो ने फैसला किया कि प्लास्टिक बैग के खिलाफ आगही मुहिम जो है वो चलाई जाए, और इस सिलसिले में वकार अहमद मलिक और साद शाहजेब ने कराकरम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र करने का फैसला किया। और हमारी टीम में से कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बहुत तवील और कठिन सफ़र है, इसलिए ये रिस्क ना लिया जाए, लेकिन एक्सप्रेसो टीम बहरहाल गई और आज एक इंतहाई अहम दिन है कि ये टीम गिलगित पहुंच गई है। और वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित से, उनसे जानते हैं कि वो गिलगित में किस जगह पर मौजूद हैं। वकार अहमद मलिक साहब, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील कर रहे हैं और गिलगित में कहाँ पर हैं अभी? में हमारा जो सफ़र है ये इख्तिताम को पहुंचता है, यानी बाईसाइकिल का जो सफ़र है वो इख्तिताम को पहुंचता है। इससे आगे हम हुंजा तो डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे, कर कैसे सकते हैं, हुंजा तो जाना है, लेकिन गिलगित तक हमारा ये बाईसाइकिल का सफ़र था। टोटल कुछ 450 किलोमीटर्स थे और ये तमाम सफ़र जो है यादगार सफ़र था। हमने एक एक चीज़, एक एक पत्थर, एक एक चढ़ाई, एक एक उतराई, तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसे अजबर हो गई हैं। और हमारी जो ज़्यादा गुफ्तगू शनीद थी इवन लोगों के साथ भी,
वो चढ़ाई और उतराई का कंसर्न था। आप इमेजिन कीजिए 25 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है इसी कराकोरम हाईवे पे आते हुए। हमारे ये कंसर्न्स कभी नहीं थे क्योंकि हम मोटरसाइकिल पे होते थे या गाड़ियों पे होते थे। तो पहली दफ़ा ये हुआ कि अच्छा ये गुफ्तगू का हिस्सा बन गया हमारा कि किसी भी जगह पे हम ये पूछते थे कि अच्छा ये जो चढ़ाई है ये कितने अरसे तक, कितनी देर तक या कितनी दूर तक जारी रहेगी, फिर वो लोकल्स बताते थे। तो यहाँ हमारी आपस की जो गुफ्तगू थी वो भी चढ़ाइयों उतराइयों पे बहुत ज़्यादा फोकस थी। और उसके बाद हम गिलगित पहुँचते हैं और गिलगित जो है इसको मैं अपना शहर कहता हूँ क्योंकि एक तो बहुत अरसा यहाँ पे रहने का भी इत्तफाक हुआ, मतलब मुख्तलिफ अदवार में महीना महीना यहाँ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि इसकी एक ब्यूटी है, इसकी खूबसूरती है। मेरे पस मंज़र में इस वक्त जो है इसका मशहूर ज़माना जो लैंडमार्क है, ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये आप देख रहे हैं, इसका एक म्यूज़िक है, इसके एक खूबसूरत शोर है, वो बहुत ही फैसिनेट करता है। और उसके बाद ये जो दरिया है इसकी तो क्या ही बात है, यानी इसको दरिया अश्कमन या दरिया गिलगित कहते हैं। और ये इतना खूबसूरत है, आटम में इसके जो कलर्स हैं, इसके जो रंग है वो इतना खूबसूरत हो जाता है। और स्पेशली जो कम्बिनेशन या इसका अगर देखेंगे जो येलो पत्ते हैं, जर्द पत्ते हैं आटम के, और इसका जो कलर है सी ग्रीन, इतना खूबसूरत उनका आपस में मैच। तो मतलब गिलगित की तो तारीफ़ क्या इंसान करे, इसकी सुबहें, इसकी शामें, इसकी खूबसूरतियाँ। गिलगित एक ऐसा शहर है जो कि मेरा ख्याल है कि अगर टेम्परेचर के दर्जा हरारत के हवाले से देखा जाए तो एक आइडियल शहर है, बहुत ही आइडियल शहर है। अब फैल रहा है ऑफ कोर्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो मसाइल हैं वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन अदरवाइज़ गिलगित जो है वो बहुत खूबसूरत है। बाईसाइकिल का जो ओवरऑल सफ़र था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और मेरा ख्याल है कि हम मैक्सिमम हमारा जो बातों का फोकस था वो इसी बात पे था कि खुदा के लिए ये आपका खूबसूरत मुल्क है, इसका ख्याल रखिए, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क कीजिए। ये आवाम से हमारी रिक्वेस्ट थी और हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको सिर्फ ज़मानी, सिर्फ अहकामात, यानी सिर्फ बातों की हद तक उसको ना लें, उनको पाबंदी बल्कि मौसर पाबंदी लगाएं। और ये आपकी गवर्नेंस का इम्तिहान है क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हम आने वाली नस्लों के मुजरिम हैं। ये एक जो प्लास्टिक बैग एक प्लास्टिक बैग नहीं है, आप ये फेंकते हैं और ये पता नहीं कितनी अमवात का सबब बनता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम अब बात करते रहें तो हम आगे भी डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस। वकार भाई, आप ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बाकी मुल्क से मुख्तलिफ है और यहाँ सफाई का मयार बहुत अच्छा है, तो क्या हम ये समझें कि गिलगित में प्लास्टिक बैग्स और उनसे पैदा होने वाले जो ताफुन है वो नहीं है? और गिलगित शहर की प्लास्टिक बैग्स के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी आप बिल्कुल, ये जो सवाल है कि यहाँ पे प्लास्टिक बैग का क्या सूरत हाल है वो बिल्कुल मुबर्रर नहीं है। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से तो डेफिनेटली डिफरेंट है कि यहाँ पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, ये प्लास्टिक बन नहीं सकता, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के एक इतने बड़े हिस्से यानी गिलगित बल्तिस्तान में आप प्लास्टिक बना नहीं सकते, बट प्लास्टिक आता है और वो उसके जो कुछ स्टैट्स हैं वो 7 से 8 टन प्लास्टिक जो है यहाँ पे सूबे में आता है डाउन से। अब प्रॉब्लम ये आपको पता है कि टूरिस्ट आते हैं वो अपने साथ क्या कुछ प्लास्टिक का लेके आते हैं वो है, इसके अलावा भी ऑफ कोर्स प्लास्टिक आता है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है गिलगित से। बट गिलगित जो है इस लिहाज से मुनफरिद है कि इन्होंने इनकी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो एजेंसी है वो बहुत मौसर है, वो अच्छा काम कर रही है। उसने दोनों तरफ किया है, एक तरफ आवाम में आगाही मुहिम तो चला ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्लास्टिक से मुतल्लिका लोग थे वो परचून वाले लोग थे या थोक के जो सेल के लोग थे, उन तमाम को भी सॉफ्ट लोन्स देकर उनको इस कारोबार से हटाना, फिर वो ट्रक वाले ऐसे जो कि नीचे से प्लास्टिक लेके आते हैं उन पे भारी जुर्माने आयद करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं। लेकिन प्लास्टिक है, ये मुझे बहुत दुख होता है इस बात। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, आप सोच सकते हैं कि ये दरिया अश्कमन, दरिया गिलगित, इतना खूबसूरत दरिया, आटम के कलर्स, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट जो विजुअल्स दिखा रहा हूँ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस दरिया का किनारा है। किस कदर अफसोसनाक बात है कि इस दरिया किनारे पे ये सारा गंद आप देख रहे हैं। ये दुख है कि गिलगित ऐसा नहीं था, कसम से गिलगित ऐसा नहीं था, हुंजा नहीं था। ये अब हम इसको भी गंदा करते चले जा रहे हैं।
और ये जो जितना प्लास्टिक आ रहा है, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, वो करती रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक अवामी रवैये, हमारे रवैये तब्दील नहीं होंगे, ये कामयाब नहीं हो सकते। तो एज ए टूरिस्ट हमारा जो रवैया है वो खुदा के लिए प्लास्टिक न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में इसको तर्क करें, अपनी डेली रूटीन में हमारी अंदर ये घुस चुका है, इसको निकालिए। और जब आप एज ए टूरिस्ट इस तरह की जगहों पे आते हैं, अव्वल तो प्लास्टिक इस्तेमाल न करें, करना पड़े तो उसको किसी गाड़ी के अंदर ही रखें, गाड़ी से बाहर मत फेंकें किसी जगह पे, वरना ये हाल होगा। और आप सोचें ना कि इस वक्त भी हज़ारों के हिसाब से फॉरेनर्स जो हैं, गैर मुल्की हमारे मेहमान आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए हैं, मलेशिया से आए हुए हैं, जापान से आए हुए हैं, ये तमाम जितने भी हमारे मेहमान हैं उन पर क्या मतलब क्या तासुर जाता होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने सियाहती मकामात का भी अब ये हाल करते जा रहे हैं। बहरहाल वक़ार अहमद मलिक और साथ शाहजेब ने जो इतना कठिन सफ़र है वो काटा है, वो सिर्फ इस एक आगाही मुहिम के लिए जो एक्सप्रेसो ने शुरू की है प्लास्टिक बैग से निजात के हवाले से, उसके लिए किया है। और पूरे सफ़र के दौरान उन्होंने ये आगाही फैलाई है कि जो प्लास्टिक बैग्स इंतहाई ख़तरनाक हैं। और इसी तवज्जो से हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जो प्लास्टिक बैग से इस्तेमाल तर्क करने के दावे हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी कोई कराई जाए। लॉज तो बनाए गए हैं, उन पर अमल दरामद होगा तो ही सूरत हाल कहीं बेहतर हो सकती है। और एज एन इंडिविजुअल हमें भी अपना रवैया बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब हम किसी सियाहती मकाम पर जाते हैं तो वहाँ जाकर खुदारा उसको गंदा मत कीजिए। हम अपने तवस्सुत से, अपने एक्सप्रेसो प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये आगाही फैला रहे हैं, तो आप भी इस पर अमल दरामद कीजिए और पाकिस्तान को प्लीज़ खूबसूरत ही रहने दीजिए जैसा वो था, जैसा वो असली हालत में था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हर साल 29 नवंबर को फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1977 में अपनी एक करारदाद के ज़रिए किया था। इस वक्त तकरीबन हर साल किसी न किसी सतह पर इजहार यकजहती फ़लस्तीन का दिन मनाया जाता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल से अब तक 420 दिन हो गए हैं। इसराइल की गज़ा पर बर्बरियत जारी है और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों में 18,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 420 रोज़ में 35,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हुए और हज़ारों ज़ख्मी हैं। गज़ा में अब तक तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 1,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को शहीद किया जा चुका है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज़ मवाद गिराया गया और ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम सब खामोश तमाशाई और किसी किस्म का कोई एक्शन फिलहाल तक तो नज़र नहीं आया जो जंगबंदी के लिए किरदार अदा कर सके। बिल्कुल। और यहाँ पर हम इसी दिन की मुनासबत से बात करने के लिए हमने मदऊ किया है। माहिर हैं अमूर मशरिक़ वस्ता के मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब बताइएगा कि गज़ा पर इसराइल की जारहियत को 420 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इसराइल के गज़ा की पट्टी को लेकर जो इक़दामात हैं इंतहाई सफ़ाकाना है। बिजली, अद्वियात, खुराक सब कुछ बंद है और मुसलसल बमबारी की जा रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसमें जंगबंदी भी देखी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किन मुश्किलात से दोचार हैं गज़ा के जो आवाम हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने जिक्र किया है कि गज़ा पर जो इसराइल की जारहियत है और मज़ालिम उसको 420 दिन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये फिगर ही इसराइल की जो एक तारीख़ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसराइल के क़याम के हवाले से जिन आलमी ताकतों ने आज अश्कशोई करनी थी फ़लस्तीनियों की, वो बुनियादी तौर पे इसी 420 में मुलव्वस हैं आज के दिन भी। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फ़लस्तीनियों के जो मसाइल हैं उसकी मैं समझता हूँ जो बुनियाद है इस वक्त वो इदारा जिससे इस वक्त सारी दुनिया ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, मेरी मुराद अक़वाम मुत्तहिदा है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ही ने आज से 75-76 वर्ष पहले जो है अपनी ही करारदाद के ज़रिए फ़लस्तीन के दिल में जो है वो इसराइल का नासूर बोया था और उसको एक सनद जवाज़ फराहम की थी। और उसके बाद से आज तक अमेरिका और बरतानिया जिस तरीके से रोज़ अव्वल से इस पूरी नाजायज़ रियासत की तश्कील में सरगर्म थे, आज भी वो अपने गोला बारूद, सफारतकारी, सियासतकारी, आप जो भी सपोर्ट का नाम दे सकते हैं वो उसके साथ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, उनके खिलाफ जंगी जराइम में मुब्तला है। और मैं समझता हूँ इस वक्त
अगर कोई एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी तो वो जो अब आलमी फौजदारी अदालत है उसकी तरफ से जो इस जंगी जराइम की एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी इसराइल के खिलाफ और इसराइली क़यादत के खिलाफ, वहां से एक हवा का झोंका तो आया है। लेकिन बात वही आती है कि हमारे पास ये इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कोई अपनी करारदादों को, अपने फैसलों को नाफिज करने के लिए कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अगर फलस्तीनियों के साथ कोई दादरसी करनी है तो करारदादे और यकजहती तो हम अरसे से मनाते आ रहे हैं। यही काम हमने कश्मीरियों के साथ किया है। कश्मीरियों के साथ भी हम कभी 5 फरवरी को इज़हार यकजहती करते हैं, कभी हम 7 अक्टूबर को उनके साथ यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाते हैं। लेकिन जिन आलमी अपने करारदादों पे अमल करते हुए इन मसाइल को हल करना था, वो इस वक्त उनके मैंडेट का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस वक्त इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकारी है। उसके सेक्रेटरी जनरल जो इंटरनेशनल सिटीजन हैं उनको अपने यहाँ दौरे की इजाजत नहीं देता, उन्हें अलल ऐलान एक नापसंदीदा शख्सियत करार देता है। उनकी पार्लियामेंट खुद उनके ही झैली इदारे ऑनरवा उन पर पाबंदियां आयद करती है ताकि फलस्तीनियों के लिए जो एक लाइफ लाइन के तौर पे काम करने वाला एक इदारा था वो भी बंद हो जाए और फलस्तीनी अगर उनकी बमबारी से नहीं मर सके तो कम से कम वो ने ये उम्मीद पैदा हो गई है कि वो कहत साली से और भूखे जो है वो इस तो मंसूर जाफर साहब क्या वजह है जिस तरह से आपने कहा 420 दिन 44,000 से जायद की शहादतें और अब तक बहुत सारी ऐसी शहादतें जो काउंट भी नहीं की जा सकती जितना मलबा है इस वक्त वहाँ पर, और जो इसराइल की बमबारी है उसका निशाना हर कोई बना, बच्चे, खवातीन, स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद। वजह क्या है इस खामोशी की? दुनिया क्यों इतनी खामोश है? क्यों कोई ठोस आवाज़ बुलंद नहीं हो रही? और जो जितनी बड़ी आलमी ताकतें हैं वो इसराइल के दिफा के नाम पर इस कत्ले आम की हिमायत कर रही हैं। क्या ये हिमायत खुली नाइंसाफ़ी नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दोहरे मयार और नाइंसाफ़ी का मुंह बोलता सबूत है। आपने जो सवाल किया है कि इसकी वजह क्या है, वजह मैं समझता हूँ इसमें मफादात हैं। कुछ जैसे अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मालिक, उनके मफादात तो इस चीज़ से वाबस्ता है कि उनकी जो जंगी मशीनरी है, जो उनकी जंगी सनत है, वो ज़ाहिर है असला बेच के और इसी नौइयत की एक्टिविटीज़ करके चलनी है। और ख़ुद ट्रंप साहब जिनसे इस वक्त बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वो तो माजी में भी जब अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वो ये कहते थे कि मुझे गल्फ कंट्रीज़ और फला मुल्क बड़े पसंद हैं, इसलिए कि वो हमसे असला ख़रीदते हैं और उनके असले से हमारे लोगों को मिलती हैं और हमारे यहाँ बड़ा खुशहाली का दौरा है और उससे फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया भर से तारकीन वतन जो यहाँ आते हैं और मैं उन पर पाबंदी लगाना चाहता हूँ। तो उनके मफादात तो ये हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खित्ते के हमसाया ममालिक हैं उनके बहुत ही पेटी किस्म के इंटरेस्ट हैं। उन्हें अपनी अपनी जो किंगडम, सल्तनतें और जो शेखडम्स हैं उसकी प्रोटेक्शन चाहिए और वो समझते हैं कि अगर यहाँ पे फ़लस्तीनी जिस तरीके से उन्होंने एक जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए यहाँ पे एक 2006 में एक इंतखाब जीता था, अगर यही अमल और यही एक इसका रिपल इफेक्ट जो है वो पूरे खलीज और पूरे अरब दुनिया में आ गया तो इनकी बादशाहतों को कौन सलाम करेगा? फिर तो लोग जमहूरियत का मुतालबा करेंगे, वोट का मुतालबा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मॉडल, चाहे वो मिस्र के अंदर बना था किसी दौर में मुर्सी साहब की हुकूमत की शक्ल में या फिर यहाँ पे फ़लस्तीन में हमास की हुकूमत की शक्ल में, तो उनके लिए ये एक सुहाने रूह है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। इसी लिहाज से वो कभी इस पूरे प्रोजेक्ट को, मज़ाहमत को दहशत गर्दी के साथ लिंक करते हैं, आलमी पाबंदियां लगाते हैं। अब हालत ये है कि इस वक्त जिस तंजीम ने ये पूरा बीड़ा उठाया था ये 7 अक्टूबर वाले ऑपरेशन का, अब उसे दीवार के साथ लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनके लिए कतर में जो सरजमीन है वो तंग कर दी गई है। वो इस वक्त एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल तक सफारतकारी के लिए एक लिहाज से मारे फिर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए ऐसे दिन बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत से मरी है कि उनकी उन मुश्किलात कि जो उन मज़ाहमतकारों ने पूरे 1-1.5 साल का जो अरसा अपना इस कज़िया बुनियादी तौर पे हाईलाइट करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए कि शायद दुनिया को अंदाज़ा हो सके, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो भी ताकि निसियां का जीनत बनी हुई हैं और इसी तरीके से दीगर जो ममालिक हैं, चाहे वो हमसाया हों या वर्ल्ड एट लार्ज हो, वो अपने अपने मसाइल और अपने अपने इस हद तक उलझ चुके थे कि उन्हें फ़लस्तीनियों के वो मसाइल
वो आलाम जो है अच्छा, वो आपने बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। अभी आपने जिक्र किया हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान तो जंगबंदी हो चुकी है, मगर हमास और इसराइल के दरमियान नहीं हुई है। आपको इसकी क्या वजह दिखाई देती है? इसमें दो वजूहात हैं। पहली चीज तो ये है कि गजा का हम लेबनान के साथ मवाजना इसलिए नहीं कर सकते कि लेबनान एक सॉवरन कंट्री है, उसकी एक बाकायदा पार्लियामेंट, अगरचे वो इस वक्त डिसफंक्शनल है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो मौजूद है। और उसके साथ साथ उस मुल्क के अंदर बहुत सारे अरब मुल्कों के, यूरोपीय मुल्कों के स्टेक्स मौजूद हैं। अब आप देखिए कि फ्रांस ने बहुत ही फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी करते हुए इस पूरी जंगबंदी में किरदार अदा किया है। पूरी यूरोपीय यूनियन को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, जर्मनी को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया। इसी तरीके से खुद, क्योंकि इस वक्त उर्दन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ मौजूद है, सऊदी अरब के बहुत बड़े, सरकारी तो नहीं लेकिन गैर सरकारी सतह पे उनके लोगों की वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, क्योंकि किसी दौर में लबनान को जो है वो मशरक़ वस्ता का पेरिस कहा जाता था। और यहाँ पे जो रेल पेल और जिस नौयत का इसका टोपोग्राफी और माहौल है, एक बहुत बड़ी सियाहती डेस्टिनेशन थी। तो लिहाजा उस डेस्टिनेशन को बचाने के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आप देखिए कि वहाँ पे हिजबुल्लाह के मौजूद होते हुए भी एक जंगबंदी कर ली गई और उसके लिए कोशिशें की गई और अब उसको रूबा अमल लाया जा रहा है। जबकि गजा में आपको ये चीज रिवर्स नजर आती है। गजा में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। गजा में जिस सदर महमूद अब्बास का इंटरेस्ट होना चाहिए था, उन्हें तो आज तक गजा में आने की या उनके साथ इज़हार यकजहती की तौफीक ही नहीं हो सकी। वो जिस आलमी फोरम पर जाते हैं वहां पे उस हमास के खिलाफ लबकुशाई करना वो अपना फर्ज ऐन समझते हैं और फर्ज मनसबी समझते हैं। तो ऐसे में जब उस मुल्क का सदर ही अपने एक हिस्से को डिसओन करने और अपने अवाम की जद्दोजहद को साथ खड़ा ना होता हो, तो ऐसे में फिर दुनिया आपके साथ कैसे खड़ी होगी? सही है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे, जब नई हुकूमत बनने जा रही है अमेरिका में, आइंदा साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है, क्या लगता है आपको उसके बाद गजा में जंगबंदी मुमकिन हो पाएगी? देखिए जी, जहां तक तो ट्रंप साहब का और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ का ताल्लुक है, तो उनकी पार्टी कभी भी जो मसला फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त एक इंटरनेशनल एक सोल्यूशन पेश किया गया है या उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं, वो दो रियासती हल है। तो माजी में आप देखिए तो कभी भी रिपब्लिकन जो है वो दो रियासती हल के हवाले से वो हामी नहीं रहे और उन्होंने हमेशा इस नौयत की एक्टिविटीज को डिसऑन किया है। और खुद ट्रंप साहब का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो दो रियासती हल के बजाय यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन, यानी आप इसराइल को तस्लीम कर लीजिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए, मईशत के जरिए, माहिदात के जरिए, तो उसके साथ दीगर मामलात। और उन्होंने तो खुद इस मसले को, जो इसकी बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी जो बैतुल मक़दस का स्टेटस है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया कि जब उन्होंने अपना अमरीकी सफारत खाना तेल अवीव से उन्होंने मशरक़ी बैतुल मक़दस मुंतकिल किया, तो उन्होंने फ़लस्तीन की वो रियासत जिसका इटर्नल कैपिटल जो है वो मशरक़ी बैतुल मक़दस में होना था, वो कज़िया तो वैसे ही खत्म कर दिया। और इसी तरीके से गोलान हाइट्स जो एक मुतनाज़ा इशू था, उस पर अपनी अथॉरिटी, इसराइली अथॉरिटी तस्लीम कर ली। और फिर उन्होंने जो गिदड़ भपकियां लगाई कि हम जनूबी लबनान पर भी कब्जा कर लेंगे, उनका एजेंडा तो ये है। वो तो बेसिकली एक कारोबारी, मंसूर जाफर साहब कारोबारी शख्स हैं, लेकिन अजीब सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत से जो अवाम जो उनके मुल्क से बाहर भी बैठे हैं, उनकी उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई हैं। हालांकि आपने दुरुस्त कहा कि वही थे जिन्होंने अपना सिफारत खाना मुंतकिल किया था बैतुल मक़दस। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस सारे मंजर को एक बार फिर से हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया और बताया कि किसका क्या किरदार है उस खत्ते में, ख़ास तौर पर रियासतें जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो क्यों खामोश हैं और उनके क्या इसके पीछे जो हैं मुफादात हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। एक कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। जनाब, मर्द को दर्द होता है, वो सिर्फ इसका इजहार नहीं करता। ऐसा ही एक रिसर्च में भी सामने आया है और रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 280 मिलियन से ज़ायद आबादी है जो कि डिप्रेशन का शिकार है। मर्दों की अक्सरियत है उसमें, ज़हनी सेहत के मसाइल हों या कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज हो, मर्द आर्ज़े में मदद हासिल करने में भी हिचकिचाहट महसूस करता है और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तरजीह देता है ख़ुद पर। हम एक खामोश बहरान की बात कर रहे हैं जनाब। इतनी लापरवाही के 60% मर्द बाकायदा डॉक्टर्स के पास जाने से ही गुरेज करते हैं और दुनिया भर में नवंबर के माह में नवंबर मूवमेंट मर्दों के माह के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें मर्दों की सेहत के मसाइल पर आगाही दी जा रही है। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्शन हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आगा खान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सैयद नाजिम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस नवंबर मूवमेंट के हवाले से मैं बताइएगा, और जो मर्दों की सेहत के हवाले से आगाही है वो देने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, नवंबर मूवमेंट जो है ये दिस इज टेकन फ्रॉम नवंबर, यानी नवंबर का एन हटा के अपने एम लगा दिया। तो ये नवंबर मूवमेंट, इसकी एक बड़ी स्टोरी है। ये 2003 में कुछ फ्रेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट की थी, और एज ए सिंबल एंड एज ए फन कि उन्होंने फ्रेंड्स ने ये कैंपेन शुरू की कि हर साल नवंबर में लोग अपनी मुस्टैच, अपनी मूंछों को बढ़ाएं। और उसका आइडिया ये था कि मर्दों में ये आगाही पैदा की जाए कि वो अपने ज़हनी और जिस्मानी मसाइल के बारे में ओपन हो और उसके बारे में बातचीत करें। बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये अमूमन मूंछें बढ़ाने से एक मजाक के तौर पर स्टार्ट हुआ या फिर ये बाकायदा सीरियसली वहां पर भी लिया गया? नहीं, इसको बहुत सीरियस लिया गया, और ये नवंबर मूवमेंट जो है ये फिर ग्लोबली एक्सपेंड हुई, और अब दुनिया में तकरीबन हर डेवलप कंट्री में ये मनाया जाता है। हमारे अपने कोलीग्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी मूंछों को बढ़ाते हैं, और लोग इसको जानते हैं, इसके जरिए चैरिटी क्रिएट करते हैं। और नवंबर फाउंडेशन जो है वो बहुत बड़ी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर अब तक इकट्ठा कर चुकी है ताकि मर्दों की सेहत के बारे में आगाही पैदा हो, उसकी स्क्रीनिंग वगैरह के बारे में प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए जाएं और इस मूवमेंट को मजीद बढ़ाया जाए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे अहम मसला जो है वो जो मर्दों के साथ इस वक्त दरपेश है वो डिप्रेशन का मसला है। वो एक सेहत के मसाइल में शामिल है, लेकिन ये मेंटल फिजिकल जो है एक आप कह लें कि एक बीमारी नहीं है बल्कि एक मेंटल बीमारी है जो मर्दों को लाहक है, और ज़्यादातर जो मर्द हैं इसी का शिकार दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से आगाही कितनी फैलाई जा रही है और आप कैसे कहते हैं कि इसको कोप किया जाए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना डेवलप नहीं है। ना हमारे पास इसमें कोई आदाद व शुमार या स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि मर्दों में तकरीबन 32 से 37% लोग या नियरली 1/3 लोग जो है वो जहनी अमराज का शिकार हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है और दूसरे मामलात हैं। और हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो नॉर्म है, जो सोसाइटी में स्टिग्मा है और कुछ टैबूज हैं, वो ये है कि जी मर्द जो है वो एक मैस्कुलिन फिगर है, वो एक मजबूत कैरेक्टर है और उसको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, उसको अपने तकालीफ, अपने जिस्मानी मसाइल के बारे में, अपने ज़हनी मसाइल के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई मर्द बनो। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो मैन है दे डोंट ओपन अप ईजली, ज़्यादा ईजली वो बात नहीं करते, अपनी फैमिली से बात नहीं करते, अपने कम्युनिटी से बात नहीं करते। और ये सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर ये ज़्यादा ही है, लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी थी अमेरिका में जिसमें ये देखा गया कि लोग सिर्फ 7% लोग जो है वो सर्वे में पता चला कि अपनी सेहत और जहनी सेहत के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर मर्द जब उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन सियासत पे, पॉलिटिक्स पे, अपने वर्क, अपने फाइनेंसेस के बारे में होता है। तो इस चीज की बड़ी जरूरत है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, और हमारी एज ए डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिलअमूम और मर्दों की सेहत और उनकी जहनी सेहत के मुतालिक बिलखुसूस शऊर जो है वो उजागर किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो इतना शऊर नहीं है कि डिप्रेशन को सीरियस मर्ज के तौर पर लिया जाए। हालांकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होने वाला होता है उससे पहले उसकी डायबिटीज़ शूट कर जाती है, तो ये तो डायरेक्ट एक इम्पैक्ट रखता है आपके जिस्म पर। तो डिप्रेशन तो वाकई एक मर्ज ऐसा है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या सोचते हैं कि मर्दों में मजीद कौन से ऐसे आम बीमारियां हैं जो उनको हो जाती हैं, जिस तरह से कैंसर है या दिल के अमराज हैं? अक्सर मर्दों में हार्ट अटैक की शरह ज़्यादा पाई जाती है ख़वातीन की निस्बत। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखिए, कुछ बीमारियां तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे दिल की बीमारियां, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके कई वजूहात हैं। एक तो ये कि लाइफ स्टाइल मर्दों का ख़वातीन से पाकिस्तान में देखा गया कि डिफरेंट है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स मर्दों के ज़्यादा होते हैं, स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, ये ज़्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम इन मसाइल के जो नवंबर मूवमेंट है और इसका जो मकसद है, उसमें जो पर्टिकुलर 2 कैंसर्स हैं मर्दों में, प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, इसके बारे में अवेयरनेस, इसकी स्क्रीनिंग, इसकी प्रिवेंशन के बारे में, और मर्दों की मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन, खुदकुशी का जो रुझान मर्दों में पाया जाता है, उससे बचने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है।
और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूं कि जो टेस्टिकुलर कैंसर है ये यंग लोगों में यानी नौजवानों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है 15 से 40 साल की उम्र के मर्दों में। और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ग्लोबली दुनिया भर में मर्दों में पाए जाने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। पाकिस्तान में इसकी शरह बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज के कम है, लेकिन स्टिल ये खासा राइजिंग इसमें ट्रेंड है जो प्रोस्टेट कैंसर का है। और इसके अलावा जो मर्दों की गुदूद की बीमारियां जिनको हम बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कहते हैं, वो तो बड़ा कॉमन इशू है जो हमारे यहाँ सोसाइटी में देखा जाता है। 50 साल की उम्र से ज्यादा के मर्दों में प्रोस्टेट के मसाइल ज्यादा हैं। तो ये वो कॉमन मसले हैं जो मर्द फेस करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी आपने जिक्र भी किया कि टैबूज और स्टिग्मास की वजह से मर्द जो है वो अपनी सेहत को सीरियस नहीं लेते, किसी भी मसले को वो हेल्प सीख करने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो इस सारे सिनेरियो में फ्रेंड्स और फैमिली का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है ताकि ये जो एक स्टिग्मा है इसको गलत कर दिया जाए कि मर्द को दर्द नहीं होता है या भाई वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर के तौर पर है और उसे इस तरह से बीमारियों को सीरियसली लेना चाहिए, इसमें कितना हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए, इसमें जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि बिल्कुल स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, इसमें फैमिली का रोल ये है कि फैमिलीज के साथ जो है वो ओपन होना चाहिए। मतलब मर्दों को चाहिए और फैमिलीज को चाहिए कि उनको इनकरेज करें, ओपनली अपनी ज़हनी कैफियत का, अपनी जिस्मानी कैफियत का उसमें इजहार करें। फैमिली का रोल ये है कि मर्दों की लाइफ स्टाइल और उनकी ज़हनी सेहत पर तवज्जो दें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनको अगर स्मोकिंग करते हैं या दूसरी चीज़ों करते हैं तो उससे अवॉइड करें, उनको इनकरेज करें कि वो अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग में या अपनी एनुअल या सेमी एनुअल चेकअप्स एटलीस्ट वो कराएं और उनके साथ जाएं। आई मीन मर्द होने का मतलब ये नहीं कि उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ जाएं अपने घर के बड़ों के साथ और उनको लेकर के जाएं। और ना सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बल्कि आई थिंक इसमें जो है कम्युनिटी का भी रोल आता है, इसमें वर्क प्लेस का भी रोल आता है, इसमें कंपनीज का, ऑफिसेस का, इनका भी रोल आता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस की अहमियत को उजागर करें, मेंटल स्ट्रेस को कोप करने और उससे बाहर निकलने में हेल्प करें, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री या सब्सिडाइज स्क्रीनिंग प्रोग्राम को उसको प्रमोट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ जो आपने मंजरकशी की है, मर्दों को जो मसाइल हैं उनका जिक्र किया है, और इसके साथ साथ हम जंगल में तो अब रहते नहीं हैं जहाँ पर एक मर्द को शेर से लड़ाई करके दिखानी है। हम शहरों में रहते हैं, वही काम करते हैं जो ख़वातीन भी बखूबी कर सकती हैं। तो ये जो जेंडर रोल है इससे हमें अब पीछे हटना चाहिए और ज़रा अपनी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करनी चाहिए कि अगर वो काम कोई भी कर सकता है तो बिला वजह आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ बनाकर, हार्ट स्ट्रोक करवाकर जल्दी रुखसत होने से बेहतर है कि जनाब आप इजी हों, अच्छे तरीके से अपने अच्छे लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कुछ बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर आईसीसी से रब्ता किया है और हाइब्रिड मॉडल को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उधर आईसीसी बोर्ड का जो खुसूसी इजलास है वो आज होना है। इजलास की सदारत न्यूजीलैंड के आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले करेंगे, जो कि सिर्फ अब 2 दिन के ही मेहमान हैं। उनकी आईसीसी पर हुक्मरानी की जो मुद्दत है वो 30 नवंबर को पूरी होने वाली है, जबकि 1 दिसंबर को इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी जे शाह हैं आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे और आईसीसी बोर्ड का अहम तरीन इजलास चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला है। और कई सारे सवालात जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खड़े हो गए कि मुकाबले होने कहाँ हैं, सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब और हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, और ये जो फिलहाल की चैंपियंस ट्रॉफी की जो सिचुएशन बन रही है इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मिर्जा साहब से बात करते हैं। मिर्जा साहब बताइएगा, इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा, जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी भी खेले थे, उनके टॉप के क्रिकेटर थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइंड हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का
तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो मेरा साहब दूसरी जानिब ये जो अहम इजलास होना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कोई हल निकलता हुआ देख रहे हैं या फिर मामलात जो है वो 1 दिसंबर को जब जे शाह जो है वो बन जाएंगे चेयरमैन आईसीसी का ओहदा संभाल लेंगे तब तक लटकते रहेंगे? देखिए ना, मुझे लग रहा है कि आज 2 बजे पाकिस्तानी दुबई के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी जो है तकरीबन 3 बजे इजलास शुरू होगा और तमाम बोर्ड मेंबर्स जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर आ जाए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सारे और उनके अलावा 3 एसोसिएट मेंबरान है जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके अलावा सिंगापुर और मलेशिया। तो 15 अफराद शिरकत करेंगे। जो मेरे पास इत्तलात है वो पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि बड़ा सख्त मौका अख्तियार किया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे और अभी तक पाकिस्तान कायम है, तो पहले तो वो गालिबन इस बात की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए हाइब्रिड मॉडल के लिए, पाकिस्तान को पैसों की ऑफर की जाए। लेकिन अगर इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर उस सूरत में वोटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि सारा गेम तो भारत खेल रहा है पर्दा रहकर। तो फिर वोटिंग में क्या होता है, सबको पता है कि वोटिंग में क्या होगा बोर्ड मेंबर्स की। लेकिन आज का इजलास आरंभ है, पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ बैठेगा, पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और मामलात अभी सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवैस, आप क्या कहते हैं इस पर, क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात है आपके पास इस इजलास के हवाले से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से और आईसीसी के मौक़िफ़ के हवाले से? देखिए, मिर्जा इकबाल भी साहब बिल्कुल ठीक बात करें। ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज में होती है, लेकिन जो मुझे भी इन्फो ये थी हेडक्वार्टर्स के अंदर, सबसे पहले तो मुझे हैरानगी इस बात की थी कि जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने अलॉट की है, आप फिर क्यों जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे? क्या इतनी हददर्मी है? मुझे पता है फाइनेंसेस हैं, सारे मामलात हैं, कि इतनी हददर्मी, इतनी घबराहट है कि आप एक मुल्क के कहने के ऊपर आप फिर आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। आप आइसोलेशन पे कोशिश कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को वापस धकेला जाए। यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं हाइब्रिड मॉडल पे, जो कि आई गेस 4 मैचेस हैं, 1 मैच तब है कि सेमीफाइनल अगर खेला जाता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खर्चा कर चुका है स्टेडियम्स पे, क्या उसकी कंपेंसेशन दी जाएगी? क्योंकि इतना खर्चा है कि लिटरली मैं कहता हूं 2 से 3 साल आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, चाहे कैलेंडर ईयर की बात करूं, डिस्टर्ब हो जाएंगे जितना आप खर्चा कर चुके हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टांस है कि अगर हाइब्रिड मॉडल किया जाता है तो अब बस हो चुकी है, अब इज्जत की बात है। क्या पाकिस्तान में जितने आगे जो बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा कि बस ठीक है जी, हम भी इंडिया नहीं खेले जाएंगे, हमने भी हाइब्रिड पे जाना है? क्योंकि ये जो चीज है, ये मैं बहुत दिनों से अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा हूं कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम लीग क्रिकेट में काम करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बात करो, वहां पर ये मुझे, क्योंकि जब हम काम करते रहे, मुझे आइडिया है इस चीज का कि जो प्लेयर्स हैं, खास करके डिफरेंट कंट्रीज के जो लीग्स में खेल रहे हैं, उनको बकायदगी से ये ब्लैकमेलिंग पीछे से, चाहे वो मैनेजर के थ्रू हो, चाहे टीम ऑनर के थ्रू होती है कि यार आपने डटना है, आपने क्रिकेट बोर्ड को बताना है कि यार ये चीजें मामलात हैं, आप प्लीज पाकिस्तान में ये कर लें, वो कर लें, या जो भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करना है, आप अगर नहीं करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ब्लैकमेलिंग होती है, जो इंग्लैंड वाली क्रिकेट बोर्ड के भी इकबाल पे एक साहब भी बात करें, ये चीजें पीछे बैक एंड पे हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर इस वक्त आप बात करें, इतना ज्यादा उनका इस वक्त राज आपकी लीग क्रिकेट के अंदर के लिटरली आप मुझे बताएं कि कुछ टीम्स को छोड़ के, जो टीम जैसे आप वाइपर्स की बात कर लें, वो इंडियन किसी ऑनर के पास नहीं है। बाकी अगर IL-T20 की बात करूं, सारे के सारे उसके अंदर एक भी आपको पाकिस्तानी प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। उस्मान खान तो फारिग हो गया ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, उसको भी अब वो पिक नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, बहुत कम होगा कि पाकिस्तानी कोई आपको प्लेयर जो है वो नजर आपको आएगा। ये जो आइसोलेशन का चक्कर है, ये आज का नहीं है। आपको याद हो जब PSL का पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था, तब भी ये मामला स्टार्ट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को डटना पड़ेगा, आईसीसी को भी यार होश करनी है। आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो। पाकिस्तान की लॉबिंग कितनी स्ट्रांग रहती है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, ये चैलेंजिंग पोजीशन है। लेकिन जो मुझे खबरें हैं वो शायद यही होगा कि शायद कि ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जो इसको 4 मैचेस एटलीस्ट यूएई के अंदर हम कराने में कामयाब हो। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और चीज़ है, अगर तो फिर जिस तरह से दोनों जो बोर्ड्स हैं वो अड़े हुए हैं, पाकिस्तान और भारत, अगर इनको एक ग्रुप में फिर नहीं रखा जाता तो फिर आईसीसी को कितना नुकसान होगा? जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्या वो ये अलाउ करेंगे? देखिए, किसी भी सूरत में इनको एक ग्रुप में नहीं, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा और दूसरे ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी तो कंडीशन यही थी। उन्होंने $3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एग्जैक्टली $3 का। तो वो कैसे वो करेंगे? क्योंकि वो हर पता लीग मैच में तो एक मैच होता ही है और फिर सेमीफाइनल या फाइनल अलग होता है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं बात होगी
तो ऐसा ही कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा से भारत का इन्फ्लुएंस है। किसी भी दुनिया की लीग में पाकिस्तानी प्लेयर कहाँ नजर आते हैं? और सारी दुनिया की लीग, साउथ अफ्रीका की लीग भी इंडियन ओनर्स के पास है, फिर IL T20 भी इंडियन ओनर्स काफी उसमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल दीवार पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन अब देखते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरह से उसका हैंडल लेता है। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, इस वक्त आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा अगर वो पाकिस्तान से बाहर कुछ ऑर्गेनाइज करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे बंदोबस्त करने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन एक जानिब ये भी है कि उसकी क़यादत करने, उसकी मेज़बानी करने के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी की, ये भी एक एजाज़ की बात है अगर हमें मिल जाए पाकिस्तान में ही करवाना। देखिए, ये टूर्नामेंट 2021 में पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और उस वक्त भारत ने कोई इतराज नहीं किया था। ये तो आखिरी 2-3 महीने पहले उसने ये सारी कैंपेन शुरू की है। पाकिस्तान कैसे, अगर हाइब्रिड मॉडल पर तो हमने खुद राह दिखाई है ना, जब एशिया कप में हम तैयार हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए, जिसकी वजह से उनको शहर मिली है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पहले बोले कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है, तो टीम्स के पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो अब आज फैसला क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। ग्रुप तो आईसीसी बनाएगा और ग्रुप आईसीसी ने बनाए हुए, और लेकिन अब आईसीसी क्या तब्दीली करता है, पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तान ने पहले ये तजवीज दी थी कि भारत को हटा दे। भारत को कैसे हटाएंगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, कैप्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए क्या होता है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दुआ करें जुम्मे का दिन में 2 बजे के बाद इजलास होगा। यानी सूरत हाल तो यही है कि पिच मुश्किल है, अंपायर मुखालिफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डटा हुआ है। और बस जिस तरह से आपने कहा कि मौक़िफ़ पर अब डटे रहना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो भी इस वक्त हमने लिया हुआ है। अगर बात चली जाती है वोटिंग तक, तो फिर तो आपने भी एक बात की, मिर्ज़ा साहब ने बात की कि हमें पता है कि क्या होगा, तो फिर उसके खिलाफ, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा डिसीजन, तो फिर PCB की पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होगी? देखिए, मैंने कहा ना, कॉम्पनसेशन की फिर बात है, क्योंकि जितना आप खर्चा कर चुके हो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो स्टेडियम्स के रेनोवेशन पे, खाली स्टेडियम्स की रेनोवेशन नहीं है, कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी आपके ख्याल में? आपको फिर देखिए ना, वही चीज है ना, फिर आपको कंपनसेशन आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपने अपने आगे भी देखना है। 2 साल 3 साल का टेन्योर, लिटरली जितना बजट लगा चुकी है PCB, आपका पूरा का पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं चीज प्रेशर के अंदर होगी। लेकिन मुझे एक और चीज फील ये होती है, 2 चीजें यहाँ पर। एक जय शाह की अगर बात करूं, दिसंबर में, अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने टेक ओवर करना है एज चेयरमैन ICC। शायद मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं, या तो वो चाहते हैं कि जितना मलबा है ये मेरे आने से पहले पहले खत्म हो जाए ताकि मैं गंदा ना हूं, या दूसरा वो ये चाहते हैं कि मैं आऊं और आते ही जो होता है ना कि एकदम आके कहूं जी हाँ जी देखें जी मैंने मामला सारे सेट कर दिए, इंडिया पाकिस्तान खेलने आ रहा है, यहाँ पर आके हम खेलेंगे, जो भी उनका जो भी प्लान बनता है। जो मुझे शायद फील होता है वो इसलिए है कि अपनी लॉबिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये मैं सिर्फ एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे एक और भी फील कभी कभी ऐसे भी होता है कि शायद, क्योंकि जब आप अभी रिसेंटली एक पोल वहां पर इंडिया में फिर हुआ था, जनरल पब्लिक की मैं बात करूं, जिसमें 82% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में हमें जाना चाहिए। यहाँ तक प्लेयर्स ने कहा है यार कि हमें तो कोई मसला नहीं पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए। आपके सामने उनके प्लेयर्स के आप इंटरव्यू उठा के देख लें कि हमें ये सपोर्ट मिला, हमें ये सपोर्ट मिला, लोगों ने हमसे पैसे तक नहीं लिए जब हम कपड़े लेने गए थे। सहवाग की शायद अगर वो कहानी है कि पाकिस्तान में उनको प्यार मिला है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि शायद उनको, बेशक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना वर्ल्ड कप्स की बात करूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बहुत अच्छा होगा। उनको डर तो नहीं है कहीं कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के अंदर अगर हम हार गए तो अमृतसर तो दूर की बात है, शायद श्रीनगर एयरपोर्ट भी हमें ना उतरने को इजाजत मिले। ये सिचुएशन होगी। मुझे कहीं ना कहीं शायद फील होता है कि उनके दिमाग में डर है कि यार अगर हार गए तो हम उतरेंगे कैसे उस एयरपोर्ट के ऊपर। लिटरली आपको एयरपोर्ट रनवे इजाजत नहीं देंगे, ये सूरत हाल बनेगी। लेकिन पैनिक बटन फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दबाना। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा है, अच्छी बात है, आप उस पर डटे हुए हो। लेकिन बैक एंड पे जो मैंने कहा ना कि आपके दिमाग में ये चीज होगी, जो नुकसानात हैं अपनी जगह सारे मामलात हैं। फिर पाकिस्तान उसकी कंपेंसेशन किस तरीके से ICC से चाहता है, लेकिन आगे सारे मेजर टूर्नामेंट्स इंडिया में है। फिर पाकिस्तान उसको किस तरीके से लेता है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मिर्जा इकबाल बेग साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि चैलेंज होना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अवैस आपका और मिर्जा साहब आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया पेश किया। और देखें कि अब 2 बजे के बाद जो इजलास होने वाला है दुबई में, और 3 बजे पाकिस्तान के मुताबिक, उसमें क्या फैसला करेगी पाकिस्तान की क़यादत और दूसरी जानिब ICC की क़यादत। दोनों साथ बैठेंगे, मिलकर फैसला होगा, और उम्मीद करते हैं कि मेज़बानी हमारे पास ही रहे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
चलें जनाब, शो के अख्ताम पर हम बात करेंगे हमारे जो ख़ास शो, फ्लैगशिप शो है हमारा कारवांसराय, उसकी बात करेंगे और जानते हैं मुस्तनसर हुसैन तारर साहब से उसकी कुछ झलकियां देखकर कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो ऑरलैंडो में मौजूद थे और उन्होंने हमें वहाँ की मसाजिद के मनाजिर दिखाए थे। अब जानते हैं कि इस वक्त जो अब होने वाला शो है इतवार को रात 8:05 में, उसमें वो क्या दिखाएँ। सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। जी हाँ, आज भी कारवान सजाई है हमने सराय ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में, और हम जिक्र कर रहे थे मसाजिद का। दुनिया भर में जितनी भी मसाजिद मुझे इत्तफाक हुआ देखने का खुशकिस्मती से, और उनमें से कुछ में नफल पढ़ने का भी इत्तफाक हुआ, मैं सिर्फ उनका तज़किरा करूँगा कि शहनशाह चीन ने इस काशगर की शहजादी के लिए पैगाम भेजा। जब ये पैगाम काशगर पहुंचा तो शहजादी के जो कबीले के अफराद थे उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त, और वो शर्त ये है कि शहनशाह चीन जो है, जो एम्परर है, उसकी एक हमशीरा को हमारे एक शहजादे के साथ ब्याह किया जाए। शहनशाह ने उसे कहा कि तुम जो ख्वाहिश करोगी तुम्हारे कबीले को मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम जो कुछ कहो। उसने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे यहाँ बीजिंग में दफन न किया जाए, मुझे मेरे वतन की मिट्टी में दफन किया जाए, काशगर में। वो जब मर गई तो शहनशाह ने अपना वादा पूरा किया। एक बहुत बड़ी ब्लैक बग्गी उस घोड़ों वाली बनवाई गई जिसके पीछे उसके कफन के लिए जगह थी, और शाही फौज का एक दस्ता उनके साथ रवाना हुआ। तो यारकन जो था वो अगेन दैट वाज एन एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यारकंद अगेन टोटली एक मुसलमान शहर, आसार कदीमा कम है क्योंकि दरिया के किनारे दरिया यारकंद है, उसमें सैलाब आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद एक नहायत शानदार आसार मुसलमानों के हैं। एक छोटा सा डब्बा था ख़वातीनों का और सोने से मड़ा हुआ टोटल, और एम्बास उसके ऊपर कुरानी आयात, एक साइड उसकी टूट चुकी थी, बहुत पुराना था, और उसमें एक बोतल थी। उन्होंने बड़े एहतियात से उसको खोला, खोल के उसमें से एक बोतल निकाली। उनका कहना था कि इस बोतल के अंदर 3 या 4 मुए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जनाब कुछ झलकियाँ थी कारवांसराय की, जो कि इतवार की शब रात 8:05 पर आपके सामने पेश किया जाएगा, देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, और किस खूबसूरत तरीके से मुस्तनसर हुसैन तारर साहब वाक़यात बयान करते हैं, कितने प्यारे लैंडस्केप के आगे मौजूद होते हैं, और सारी की सारी मेहनत वन मैन आर्मी के शो पर खुद ही करते हैं, और जिस तरीके से वो अपने राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर खुद ही हैं, ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है। उनकी एफर्ट्स को सलाम है इस उम्र में, जिस तरीके से वो हमें ये कारवांसराय में क़याम कराते हैं। तो ज़रूर क़याम कीजिएगा इतवार की शब 8:05 पर। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर दिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।